दोस्तों नमस्कार। क्यों महत्वपूर्ण है हरियाणा में जीत बीजेपी के लिए और क्यों आसान है कांग्रेस के लिए हरियाणा में जीत? ये सवाल शुरू से चलता रहा है और हर कोई ये मानकर चलता रहा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस बिसात को हरियाणा में बिछा रहे हैं उसमें तीसरी बार जीत नामुमकिन है। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी अपनी सियासत, अपनी राजनीतिक जमीन, अपना वोट बैंक। और इसी दौर में राहुल गांधी का देश भर में भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा के साथ साथ संविधान का सवाल, आरक्षण का सवाल, जातीय जनगणना का सवाल कांग्रेस को एक नई धार दे गया। लेकिन हरियाणा चुनाव में ऐसा क्या हो चला है जो आपको चौंका सकता है? राजनीतिक तौर पर तो हर कोई ये मानकर चलता रहा कि दरअसल कांग्रेस के लिए यह एक केक वॉक है, यानी एक आसान जीत है। लेकिन दिल्ली में जो लोग बैठते हैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर में या फिर दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी बैठते होंगे और उस दौर में वो बैठे होंगे जब टिकटों का वितरण हो रहा था। उस दौर में किसी भी हरियाणा के उम्मीदवार, नेता या टिकट पाने या ना पाने वाले से अगर आप कोई भी चर्चा करते तो यही कहता कि आखिर सभी एक है। सभी जानते हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन को बनाए रखना है और यह एक पारंपरिक राजनीति रही है जिसमें अपनी राजनीतिक जमीन बनाए रखने के लिए विपक्ष या विरोधी के साथ भी तालमेल बैठाना पड़ता है। यानी तुम्हारे 4 उम्मीदवार, उनके खिलाफ हम कमजोर कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और हमारे 4-5 उम्मीदवारों के खिलाफ आप कमजोर कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। राजनीतिक तौर पर यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें जो नेता इस सौदेबाजी के दायरे को खेल सकने में सक्षम हो जाता है, फिर मुख्यमंत्री पद की राह उसके लिए आसान होती है, या कहें अपने राजनीतिक कद को बरकरार रखना उसके लिए आसान होता है। तो क्या हरियाणा में यही खेल हुआ है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल इस दौर में कहीं बड़ा है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता यानी मोदी शाह इस बात को बाखूबी जानते हैं। इस देश में जहां जहां पैसा है, वो चाहे हैदराबाद में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो, इस कतार में हरियाणा का गुरुग्राम भी है, दिल्ली से सटा हुआ है और बड़ी तादाद में वहां पर कॉरपोरेट की मौजूदगी है। तो पैसा इस तर्ज पे कॉरपोरेट से निकलवाना होगा और उनके जरिए लगाना भी होगा, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। यानी चुनावी परिणाम कुछ ऐसा आ जाए जिसमें चंद विधायकों के इधर से उधर होने पर सत्ता अपने अनुकूल की जा सकती हो तो फिर पोटली खोल दीजिए, क्योंकि गुरुग्राम बड़ा मायने रखता है। और इस दौर में बेंगलोर गंवा चुके हैं, हैदराबाद गंवा चुके हैं, मुंबई गंवाने की परिस्थितियों के बीच अटके हुए हैं, इसीलिए वहां पर बीएमसी का चुनाव कराते नहीं हैं। और अब सवाल गुरुग्राम का है, हरियाणा का है। और इस दौर में नोएडा में भी तो कमजोर हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, जिस तर्ज पर हुआ, बीजेपी ने जितनी सीटें गंवा डाली उसके बाद उसकी साख तो कम हुई है। लेकिन अब कॉरपोरेट के लिए भी जीवन मरण का सवाल है और उसकी शुरुआत हरियाणा के चुनाव परिणाम से होने वाली है। तो कॉरपोरेट की पूंजी भी इस चुनाव में झोंक दी जाएगी, यह सवाल दूसरा है। और तीसरा सवाल कहीं बड़ा है। यह चुनाव तो होना था 10 बरस की सत्ता जो बीजेपी की रही, जिसमें 9.5 बरस या कहें 9 बरस कुछ महीने, 2 महीने तकरीबन खट्टर की सरकार रही, मनोहर लाल खट्टर, जो प्रधानमंत्री मोदी के करीब, और कोई जानता समझता नहीं था कि वो एक झटके में मुख्यमंत्री ना सिर्फ बन जाएंगे बल्कि दूसरी बार भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उनको हटाने की कवायद हर कोई जब करने लगेगा बीजेपी के भीतर से भी, तो भी वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और आखिरी क्षणों में जब उन्हें हटाया गया तो ऐसे साफ किया गया कि प्रधानमंत्री की पहली रैली कुरुक्षेत्र में होती है, लेकिन उस मंच पर खट्टर का चेहरा कहीं दिखाई नहीं देता है, पोस्टर में भी नहीं। यह तीसरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सवाल इस तीसरे सवाल से जो जुड़ा है कि 10 बरस की सत्ता के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं चली हरियाणा के भीतर,
या इस दौर में राजनीतिक तौर की परिस्थितियों ने कुछ ऐसा उभार ले लिया जिसमें पूरा चुनाव जातीय समीकरण या उम्मीदवारों के इर्द गिर्द आकर सिमट गया और इस पूरे खेल में जो टिकट बांटने का खेल हुआ और अपने अनुकूल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने का खेल हुआ, उसमें होना तो यह चाहिए था कि एक तरफ बीजेपी है और बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाए, लेकिन मामला उलट गया। मामला हुडा वर्सेस ऑल हो गया और यह इतने सलीके से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि आज जब नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है तो खुलकर यह बात सामने आ जाएगी। सिरसा से बीजेपी का उम्मीदवार इसलिए अपने आप का नाम वापस ले लेता है क्योंकि वहां पर जो गोपाल कांडा हैं एचएलपी के, वह चुनाव लड़ रहे हैं और उनको समर्थन आईएनएलडी यानी अभय चौटाला कर रहे हैं। यानी दोनों एक साथ खड़े हैं। इनका उम्मीदवार हारना नहीं चाहिए तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और इस वक्त हरियाणा की राजनीति हुडा वर्सेस ऑल की दृष्टि में आकर टिक गई है क्या? और हुडा का मतलब यह भी है कि कांग्रेस वर्सेस ऑल है क्या? जी नहीं, इसमें आपको एक लकीर खींचनी होगी क्योंकि कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है और कुमारी शैलजा जिस समाज से आती है उस समाज को लेकर बिगड़े बोल कोई दूसरा नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर से ही, जो कि भूपेंद्र सिंह हुडा के करीबी होंगे, उन्होंने इस दौर में छेड़ दिया और ये आवाज फैलती चली गई और कहा गया कि देखिए, दलित समाज के भीतर में कहीं ना कहीं ये जो बात निकल कर आ रही थी कि वो सभी जाट समुदाय के साथ खड़े होंगे और 4 वोट बैंक कमाल कर देंगे और इसके बाद कांग्रेस जीत जाएगी, तो क्या वो स्थिति गड़बड़ा गई? जाट, दलित, सरदार और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, यही 4 समुदाय के इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया। लेकिन मौजूदा वक्त का सच क्या है? सच यह है कि जाट वोट बैंक के इर्द गिर्द हुडा की पूरी राजनीति सिमट गई और वो मानकर चले कि माइनॉरिटी साथ होगी, दलित साथ होगा। दलितों के भीतर वोट बंटते हुए दिखाई देने लगे। सवाल उनके भीतर किसी दूसरे को लेकर नहीं, कांग्रेस को लेकर उठने लगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त में आज ये जानकारी खुलकर आई कि कितनी बड़ी तादाद में कहां से जाट उम्मीदवार कांग्रेस के जाट उम्मीदवार के पैरेलल में खड़े हैं या उन्हें हराने के लिए खड़े हैं। यह भी बात निकल कर आई कि कहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को कमजोर पक्ष में खड़ा करते हुए हुडा की टीम के कुछ उम्मीदवारों को जिता देगी क्या, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या अपने कमजोर उम्मीदवारों के जरिए बीजेपी को जिता देगी क्या? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए बड़े हैं क्योंकि हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली की सांसें ऊपर नीचे होनी तय है, जिसका असर महाराष्ट्र चुनाव में पड़ेगा, जिसका असर झारखंड में पड़ेगा और अब तो जिसका असर दिल्ली में भी पड़ने वाला है। और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा की गलियों में आपको अरविंद केजरीवाल नजर आने वाले हैं कल के बाद से। यानी जिस आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव हो रहा था उसके संबंध जो बन रहे थे कि कहीं गठबंधन हो जाए, वह भी टूट गया। तो आइए आज बात शुरू करते हैं। बात तो शुरू करनी चाहिए सिरसा में जिस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया, वो उम्मीदवार क्या कहता है, उस पार्टी के नेता क्या कहते हैं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि जो 10 बरस तक बीजेपी सत्ता में है अब वो मानकर चल रही है कि वो हार जाएगी, तो उसने एक नई व्यूह रचना रची जिसमें दूसरे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो समर्थन करे, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे राजनीतिक दलों से आए तकरीबन 3 दर्जन के लगे हुए उम्मीदवारों को टिकट बीजेपी ने दे डाला है, क्योंकि उसे भरोसा है वह कहीं ना कहीं बेड़ा पार लगा देंगे और उनके अपने बीजेपी के उम्मीदवार बेड़ा पार नहीं लगा पाएंगे, जिन्होंने 10 बरस तक जमकर मलाई खाई है। तो क्या बात सिरसा से शुरुआत की जाए और सिरसा की परिस्थितियों को जरा बीजेपी के उम्मीदवार के जरिए ही सुनिए। जाना साहब, आप भाजपा के प्रत्याशी थे सिरसा से, सुनने में आ रहा कि आपने अपना नामांकन वापस ले लिया। बिल्कुल ले लिया जी। क्यों लिया गया नामांकन वापस? ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उनके आदेश से मैंने नामांकन पत्र भरा था, उनके आदेश से मैं वापस ले। कोई बात पार्टी का फैसला होता है और रोहतास जांगड़ा जो हमारे उम्मीदवार थे, आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। पार्टी ने फैसला किया कि वो विड्रॉ करें
हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस की जो लूट झूठ और फरेब की राजनीति है इस प्रदेश से उनको दूर रखा जाए। कांग्रेस मुक्त आज देश चाहता है और मैं समझता हूं कि ये समर्पित परिवार है। पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, आज पार्टी ने फैसला लिया कि विड्रॉ करना है तो उन्होंने कर लिया। पिछले हरियाणा कई मायने में एक टेस्ट केस है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस अक्सर सर्वे कराती है और जो जानकारी निकल कर आती है उसमें कहा गया कि दरअसल उम्मीदवार दर उम्मीदवार, कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस की एक टीम सर्वे करती है। वो टीम कांग्रेस में बड़ी प्रभावी है क्योंकि वह सर्वोच्च परिवार के करीब की है और वहां पर भी घालमेल हो गया, क्योंकि यह एक झटके की बात है कि जिसको टिकट देना है उसको टिकट दिया गया। सर्वे मायने नहीं रखता है, लेकिन बात आज ये नहीं है। आपने तो बीजेपी का खेल समझा कि वहां पर किस तरीके से उसे हार का डर है, तो अब वो उनका समर्थन करने को तैयार है जिनके साथ खड़ी नहीं है, लेकिन अब खड़ी है। इस प्रक्रिया के भीतर आइए एक एक पन्नों को पलटिए। उकलाना और नारलौन और उकलाना में शैलजा के खिलाफ बोल हुड्डा समर्थकों के निकले तो दलित वोट बैंक में एक दरार पड़ गई और कहा जाने लगा कि कांग्रेस के भीतर अगर कोई दलित मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसको किस तरीके से हाशिए पर ढकेल दिया गया। अब ये बात कांग्रेस के लिए कितने अनुकूल कितने प्रतिकूल ये आप सोचना शुरू कीजिए। राहुल की बात का भी असर हुआ और बीजेपी ने इसे फैलाना जमीन तक शुरू कर दिया कि संपन्न होंगे तो आरक्षण खत्म होंगे। हालांकि राहुल या कहें कांग्रेस इससे नकारती रही कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल उस परसेप्शन का है जो चुनाव के ऐलान के बाद निचले वोटर तक कौन सा मैसेज कौन पहुंचा सकता है। इस दौर में एक दूसरा सवाल भी आया कि जो करीबी है वो किसी भी पार्टी में हो, कहीं से भी लड़ रहा हो, उसको क्या जिता देना काफी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंडिया बुल्स के साथ कृष्णा गहलोत जुड़ी हुई हैं जो कि हुड्डा परिवार के करीब की हैं। आप रिश्ते में भी कह सकते हैं। रिश्ते में एक और हैं कर्ण सिंह दलाल जो कि समधी लगते हैं। उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल था कि उनके खिलाफ कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार खड़ा करे या कमजोर करे, तो कमजोर कर दिया गया क्योंकि 90 में से 72 सीट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तय की है। उसके बाद सवाल यह आया कि बीजेपी जिन परिस्थितियों के साथ चल रही है उसमें अब वो ये मानकर चल रही है कि हर उस राजनीतिक दल को साथ दीजिए जो कांग्रेस को हरा सकता है। जेजेपी की महत्ता इस चुनाव में खत्म हो गई क्योंकि लंबे वक्त तक वह बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई चख चुकी है। आईएनएलडी अब इसका उदय हो रहा है और इसको 5-7 सीटें मिलेंगी और खास तौर से जो सरसा की बेल्ट है जिसमें रानिया, डबवाली, यमुनानगर है, यहां पर मजबूत स्थिति है। इसके अलावे एलानाबाद है, नरवाना है, सांधोरा है, आसंद है, हथिन है, बहादुरगढ़ है। इन जगहों पर वो टक्कर देने की स्थिति में कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो एक तरफ कमजोर उम्मीदवार को खड़ा करना, दूसरी भी कवायद है। दूसरी कवायद है कि किसी को भी अपने अल्टरनेटिव में सामने आने मत दो। ये कांग्रेस के बीच की रवायत है क्योंकि ये लोग पारंपरिक राजनीति करते हैं और दिल्ली अभी इतनी ताकतवर हुई नहीं है कि वो अपने अनुकूल परिस्थितियों को बना सके। इसीलिए जो एक नाम पे चलता रहा वो चलता गया। तो ऐसे में क्या सुरजेवाला के बेटे जो कैथल से चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जीत जाएंगे या उनकी जीत हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी पर निर्भर तो नहीं है। वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र सिंह जो उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ बीजेपी के परवीन अत्री हैं। जाट बहुल इलाका है, परवीन अत्री खड़े हैं। अब क्या यहां पर परिस्थिति बहुत साफ है कि उचाना में विजेंद्र सिंह का जीतना नामुमकिन है क्योंकि हुड्डा नहीं चाहते हैं कोई भी नई पीढ़ी सामने आए जो राहुल गांधी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चले और आने वाले वक्त में तो मुश्किल हो जाएगी। तो चुनाव परिणाम भी क्या उसी दिशा में जाएंगे, इस पर हम आए उससे पहले कुछ और चीजें समझनी होगी। जैसे जिंद में बीजेपी के उम्मीदवार मिडा है, कांग्रेस ने वहां पर एक कमजोर शख्स को खड़ा किया, महावीर गुप्ता। रईस आदमी है, पैसे वाले आदमी है, तो क्या आप कहेंगे पैसा देकर लड़ रहे थे? पता नहीं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के भीतर टिकटों के बंदरबाट की परिस्थिति में पैसा बड़ा मायने रखता है, लेकिन वो पैसा 10-20 करोड़ का नहीं है। यहाँ तो रईसों की भरमार है। 100-100 करोड़ लोग लेकर हाथों में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं, टिकट तो मिल जाए। और हुड्डा जान चुके थे कि अब वो मुख्यमंत्री होने वाले हैं और उनके लिए पूरी की पूरी व्यूह रचना, चाहे वह
उस टीम के जरिए हो रही हो जिस टीम को निरीक्षण करना था, परखना था, जिसकी अगुवाई माकन कर रहे थे, या फिर उसके बाद उस मैसेज को सामने ले जाना था, या फिर राहुल गांधी जिस राजनीति को साधना चाहते हैं उस राजनीति में कांग्रेस का भला तो हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के भीतर उन नेताओं का भला कतई नहीं होगा जो ये सोचते हैं कि उनकी राजनीति इतने लंबे वक्त तक चली है तो अब तो मीठा फल खाने का मौका आया है तो अपने अनुकूल सब कुछ करना होगा। और हुआ यही। इस दौर में कौन कहां से कैसे चुनाव लड़े, कुछ लोग 4-4 बार चुनाव हार कर भी टिकट पा गए, जैसे इंद्री की सीट है। फतेहाबाद में कांग्रेस के प्रत्याशी बलदेव सिंह दौलतपुरिया अब ये भाषण देते देते कह देते हैं कि आप कांग्रेस को नहीं INLD को वोट दीजिए। गन्नौर में कुलदीप शर्मा है, लेकिन इनके लिए मुश्किल हालात है। अंबाला में मनोहर जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर है, ये आगे चल रहे हैं। ये तमाम परिस्थिति अपने तौर पर बतलाती है कि एक ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई जिसके भीतर टिकटों के वितरण से ही तय होने लगा कि कौन मुख्यमंत्री है, किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। और इस परिस्थिति में अपने अपने तौर पर ऐसा नहीं है ये सिर्फ कांग्रेस के भीतर का टंटा है, ये बीजेपी के भीतर भी, बीजेपी में भी तो 2 लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। अनिल विज भी चाहते हैं, राव इंद्रजीत सिंह भी चाहते हैं। खट्टर जो पहले मुख्यमंत्री थे, हुड्डा जो अब मुख्यमंत्री हैं, दोनों अपने अपने दावों को अपने अपने तरीके से अपनी ताकत, अपनी पार्टी की ताकत, अपनी जीत को लेकर बताने से कतरा नहीं रहे हैं। मैं सारे हरियाणा में घूमा, जो जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की उपलब्धियां एक तरफ है और इनकी विफलताएं एक तरफ है। 10 साल में प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। जो जब अपने सरकार छोड़ी 2014 में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में। कांग्रेस जो है हार की तरफ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हार के भय से वो गठबंधन के लिए भी ला रहे थे, ये करो वो करो, लेकिन किसी पार्टी ने गठबंधन के लिए भी उनके साथ हाथ नहीं बढ़ाया। फिर भी छोटी छोटी पार्टियां उनको मिल गई, नाम देने के लिए उनको 1-2 पार्टियों से गठबंधन कर लिया, तो ये हार की निशानी है। अब दावे जो भी हो रहे हों, लेकिन हरियाणा की राजनीति का एक सच तो है, तकरीबन दर्जन भर सीट जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, उसमें कांग्रेस ने समझौता बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए किया, बीजेपी के नेताओं ने कुछ समझौता कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए किया। और हरियाणा की राजनीति के भीतर किसका कद बड़ा होगा या नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा है कि इतनी सीटें मिलनी चाहिए जिससे एक झटके में कोई ताकतवर ना हो जाए, यानी पार्टी ताकतवर ना हो जाए, नेता ताकतवर रहे। इसी के इर्द गिर्द सारी परिस्थितियां चलती चली जाती। और याद कीजिएगा, तो जब टिकटों को लेकर था तो कांग्रेस के जो वहाँ के पर्यवेक्षक कहिए, वहाँ की जिनको जिम्मेदारी गई थी, बावरिया साहब अस्पताल में थे। ऐसी बड़ी परिस्थिति आती है कि कौन कहाँ अस्पताल में है। इंद्री से जिस कांग्रेस के उम्मीदवार को टिकट दिया गया वह भी अस्पताल पहुंच गया कि कुछ सहानुभूति तो मिल जाए मेरे पक्ष में। इन परिस्थितियों के भीतर अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर जाट वोट बैंक बिखर रहा है, दलित वोट बैंक टूट रहा है, किसानों के साथ कमोवेश हर बिरादरी जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जाट हैं या वो सिर्फ किसी दूसरी जाति विशेष के हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो बीजेपी ने इसीलिए हर जाति विशेष को टिकट दे दिया। कांग्रेस ने 26 जाट उम्मीदवार खड़े किए, बीजेपी ने 16 किए, क्योंकि वो जानती थी कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। जाट वोट बैंक को लेकर वो हुड्डा के साथ जाएंगे, लेकिन जानकर हैरत ना हो कि बीजेपी और इंडिपेंडेंट जाट कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं उनकी संख्या 28 है, जिनका समर्थन बीजेपी को है कुछ जगहों पर, कुछ अपने ही लोगों को हराने के लिए हुड्डा साहब का भी समर्थन होगा, यह भी आपको नजर आएगा। और उसके बाद जब बढ़िएगा तो हमें लगता है कि बीजेपी की उस स्ट्रेटजी को समझिए। ओबीसी को 22 टिकट, जाट 16 है, शेड्यूल कास्ट 17 जिसमें जाटव 8 है, वाल्मीकि 4 है, और शैलजा की कांग्रेस में चल नहीं रही है। ब्राह्मण समुदाय 11 हैं, लेकिन ब्राह्मण समुदाय को कांग्रेस ने कम टिकट दिए हैं।
पंजाबी 11 है, कम दी है कांग्रेस ने। वैश्य को 5 टिकट दी है, जो पूरा वोट बैंक बीजेपी को लगता है उसके साथ आएगा। विश्नोई को 2 टिकट दिए हैं, राजपूतों को 3 टिकट दिए हैं, रोड समाज को 2 दिए हैं, जाट सिख को 1 दिए हैं, मुस्लिमों को 2 दिए हैं जो ओबीसी के दायरे में ही आ गया, जिसमें हमने बताया। इन सब में अहिर 7 है, गुज्जर 6 है, सैनी 2 है, खाती, बैरागी, कंबोज, कश्यप, कुमार सबको 1-1 टिकट दिया गया है। और इस पूरी परिस्थिति में बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी यही रही कि किसी भी तरीके से यह चुनाव भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द आकर सिमट जाए और हर कोई ये बताने लगे कि वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और अब जो मुख्यमंत्री बनने वाला है उसको मुख्यमंत्री ना बनने देने की रणनीति और राजनीति को अब आप संभाल लीजिए। और इसीलिए दिन के उजाला हो, रात के अंधेरे हो, गांव में विरोध शुरू हो रहे हैं, उम्मीदवारों के शुरू हो रहे हैं। मसलन बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सांगवान जब ये चरखी दादरी पहुंचे तो यहां पर विरोध शुरू हो गया। देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं का भी विरोध हो रहा है। प्रदीप नारवाल जो कांग्रेस के हैं, गांव मुडाल में इनका देखिए रात के अंधेरे में नारे लगने लगे इनके खिलाफ और विरोध शुरू हो गया। जिंदाबाद 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 प्रदीप नारवाल मुर्दाबाद 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 प्रदीप नारवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और इस परिस्थिति में उम्मीदवारों को मनाने का सिलसिला भी है। कद्दावर नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों तरफ से उम्मीदवारों ने तय किया कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और ये इंडिपेंडेंट की कतार अलग अलग जाति विशेष समुदाय के भीतर से और पंचायत और उसके जरिए जब निकल कर आती है तो मैसेज एक बहुत साफ निकल कर आता है। कहीं इस बार इंडिपेंडेंट की तादाद 2 डिजिट में तो नहीं हो जाएगी, 10 पार तो नहीं कर जाएगी। और 10 पार करने का मतलब यह है कि अगर 10 पार ये कर रहे हैं, 5-7 टिकट INLD जीत रही है, 1-2 टिकट कोई सीट कोई दूसरी भी जीत गया अगर, तो इसके बाद तो ये तय है कि यह विधानसभा त्रिशंकु हो जाएगी। मनाने का सिलसिला कैसे चलता है, हमें लगता है कि नलवा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रोफेसर संपत सिंह, जिनकी अपनी राजनीति बड़ी पुरानी रही है, इनके पिता की राजनीति भी बड़ी पुरानी रही है और शायद राजनीतिक तौर पर इनकी पहचान एक बेहतरीन नेता के तौर पर है। और जब उन्हें आज जानकारी मिली कि उनको मनाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले हैं तो उन्होंने एक बैठक बुला ली और बैठक बुलाकर उन्होंने कहा कि देखिए उनका विरोध मत कीजिएगा, कुछ भी कहिए, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, चुनाव में लड़ रहा हूं, लेकिन उनका विरोध और उनके खिलाफ नारे मत लगाइएगा। सुन लीजिए आप भी किस अंदाज में वह भी अपने लोगों से कह रहे हैं। किसी चीज का भी जो है ना निकालना, वो भी हमारे साथ एक किस्म के, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी शौक शुआ में यारें हैं और शौका कोई परिवार होता है वो बोलता नहीं, इसलिए मेरे आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन ना जी नहीं जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अपने घर आ रहे हैं, अब बातें अपन सारी कर ली, बहुत कुछ हो लिया, बहुत कुछ। तो क्या जो ताना बाना कांग्रेस ने बुना या कांग्रेस की अगुवाई करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत के लिए बुना, उसमें उन्होंने अपने तौर पर यह गारंटी ले ली कि 90 में से 45 सीट तो हमें आनी ही चाहिए, यानी मामला 45 से 50 के बीच रहना चाहिए। लेकिन यह अंदाजा क्या उनको उस वक्त नहीं था और ये मानकर चल रहे थे कि बाकी चीज़ों को लेकर अगर वो समझौता करेंगे भी तो भी उनका कद मुख्यमंत्री तक ले ही जाएगा। लेकिन इस परिस्थिति में अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी, जेजेपी के बदले INLD का उभरना, राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव में भी उन्हें बड़े परसेंटेज मिले थे, 20%, 24% वोट मिले थे, यानी एक ऐसी परिस्थिति आकर फंस गई जहां पर आप खुद ही अपने कटघरे में आकर खड़े हो गए। तो क्या इसीलिए हरियाणा चौंकाएगा?
मसला इतना भर नहीं है, मसला उसके आगे का है। और यह बहुत साफ है कि अगर चुनाव परिणाम में कांग्रेस मार्जिन तक भी रहती है तो फिर क्यों गुरुग्राम जरूरी है, क्यों कॉरपोरेट के लिए इस दौर में बीजेपी का हारना मंजूर नहीं है। और राजनीतिक तौर पर पैसों का खेल इस देश में कर्नाटक के भीतर हुआ, मध्य प्रदेश के भीतर हुआ, महाराष्ट्र के भीतर हुआ, तमाम कई राज्यों में जो सत्ता पलटी गई वह खुले तौर पर पैसे का खेल कौन खेलता था यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यह पैसा लाने में कोई दुविधा होती नहीं है, यह भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की पैसे की पाइपलाइन आईटी, सीबीआई और ईडी ने उन तमाम बिजनेस धंधे करने वालों के जरिए काट डाली। और यह मैसेज बहुत साफ दिया कि आपने अगर राजनीतिक तौर पर कोई भी फंडिंग इस रूप में की जो हमारे खिलाफ जा रही है तो फिर आप सोच लीजिए। यह मैसेज अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि चुनाव से पहले कितनी पूंजी कैसे लगेगी इस बार तय होने लगा है कि उससे ज्यादा पूंजी ज्यादा बेहतरीन तरीके से चुनाव के बाद निकले लगेगी। क्योंकि हरियाणा के चुनाव जो चुनाव के ऐलान के साथ नजर आ रहा था या जो परिस्थिति थी वह आज की तारीख में बदल चुकी है। और राजनीतिक तौर पर शायद यह कांग्रेस के लिए इसलिए झटका हो सकती है क्योंकि कांग्रेस की पूरी राजनीतिक धारा राहुल के इर्द गिर्द चलती चली गई। लेकिन अगर चुनावी परिणाम लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का अनुकूल नहीं आता है तो वह हुड्डा पर असर नहीं डालेगा, वो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस नेताओं पर असर नहीं डालेगा। वो दरअसल पूरी कांग्रेस जिस राजनीति को साध कर बीजेपी, आरएसएस या कहें प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को डिगाने में लगी है और एक नए वोट बैंक को क्रिएट करना चाहती है, वही ढह कर इस चुनाव परिणाम के बाद गिर जाएगा। यह संकट कांग्रेस के सामने है। लेकिन सवाल यही है कि 24 अकबर रोड की दीवारें वाकई बड़ी मोटी, आवाज अंदर बाहर जाती तो है लेकिन दिन के उजाले में और रात होते होते वही नेता तस्वीरों को अलग अलग बैठकों के जरिए और टिकटों के आसरे बदलते चले गए। तो अब हरियाणा में तो खुला खेल राजनीतिक तौर पर नायाब तरीके से शुरू हो चला है। परिणाम जो भी हो, लेकिन ये मैसेज उस राजनीति के लिए खतरनाक है जो एक ही पार्टी के भीतर रहकर दो दिशा में चलना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।